U.S. President Donald Trump says he's slapped, quote, tremendous sanctions on Russia's two largest oil companies, Rosneft and Lukoil. 2021 में इंडिया रशिया से सिर्फ 2% ऑयल इंपोर्ट करता था। 2024 में वो 37% से ज्यादा हो गया। 1.1 बिलियन से बढ़कर अब ये $50 बिलियन से भी ज्यादा हो गया। रशिया अब इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। It is our fundamental obligation to ensure that the Indian consumer has the best possible access on the most advantageous terms. पर दोस्तों एग्जैक्टली यही यूरोप ने 15 साल पहले किया था, पर चीप एनर्जी के चक्कर में आज वो पूरी तरह फंस गया है। We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. और जब पुतिन ने वॉर घुमाया तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। क्या इंडिया यही गलती रिपीट कर रहा है या हमारी सिचुएशन एक्चुअल में डिफरेंट है? The US-India trade talks may be entering into a new phase. Washington is now signaling some flexibility on a controversial tariff linked to Russian oil. पर दोस्तों यही तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और आज के इस वीडियो में आपको मैं एग्जैक्टली यही बताऊंगा कि कैसे रशिया ने डिकेड्स में एक ऐसा जाल बिछा लिया कि पूरा यूरोप उसके कंट्रोल में आ गया और इंडिया इससे कैसे बच सकता है। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन जिस रिसोर्सेज से ली गई है उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा कोल्ड वॉर के दौर में 1980 में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने यूरोप को एक वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था सोवियत गैस पर डिपेंड मत होना, ये आज सस्ती लगेगी पर कल बहुत महंगी पड़ेगी। पर यह बात यूरोप ने ऑफकोर्स नहीं सुनी दोस्तों, क्योंकि देखो पॉलिटिक्स में शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है। इलेक्शन साइकिल 4 से 5 साल का होता है और रशियन गैस सस्ती थी, पाइपलाइंस ऑलरेडी बन रही थी, जर्मन इंडस्ट्री को चीप गैस मिल रही थी, तो कोई क्यों सोचेगा कि 20 साल बाद क्या होगा। और यही गलती दोस्तों यूरोप को आगे जाके बहुत भारी पड़ी। अब ये मैप केयरफुली देखो, रशिया से यूरोप को गैस पहुंचाने के लिए कई पाइपलाइंस बनाई गई। यामल पाइपलाइन बेलारूस और पोलैंड से होकर जर्मनी तक जाती है, दुश्बा पाइपलाइन ऑयल के लिए सेंट्रल यूरोप तक, और सबसे इम्पोर्टेंट नॉर्थ स्ट्रीम 1 बाल्टिक सी के नीचे से डायरेक्टली रशिया से जर्मनी। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 2021 तक यानी यूक्रेन वॉर से ठीक पहले रशिया यूरोप की 40% गैस सप्लाई कर रहा था। जर्मनी के लिए तो ये फिगर और भी स्केरी था, 55%। मतलब जर्मनी की आधे से ज्यादा एनर्जी एक ऐसे देश से आ रही थी जो नाटो का हाइवल है। और ये डिपेंडेंस एक एक्सीडेंटल नहीं है दोस्तों, कि प्लान थी, पर कैसे, इसके लिए हमें एक नाम जानना जरूरी है और वो नाम है गेरहार्ड स्क्रोडेर। 1998 से 2005 तक गेरहार्ड स्क्रोडेर जर्मनी के चांसलर थे। 2005 में उनका इलेक्शन होने वाला था जो वो हारने वाले थे, और इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने पुतिन के साथ नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का डील साइन कर दी। ठीक है, ये तो पॉलिटिक्स है, पर उसके बाद एक ऐसी चीज हुई जिसने सबको चौंका दिया। इलेक्शन हारने के तुरंत बाद स्क्रोडेर गाज़प्रोम के बोर्ड में ज्वाइन हो जाते हैं। गाज़प्रोम रशिया की गवर्नमेंट ओन गैस कंपनी है, जैसे इंडिया की ओएनजीसी है वैसे ही। सोचिए दोस्तों, वो आदमी जिसने जर्मनी को रशिया पर डिपेंड करने का डील साइन किया, वो डायरेक्टली अब रशियन गैस कंपनी में काम करने लगा। इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसके बावजूद भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर भी जर्मन इंडस्ट्री खुश थी क्योंकि उनको चीप गैस मिल रही थी। BMW, मर्सिडीज, BASF सब फल फूल रहे थे। और जब इकोनॉमी अच्छी चल रही हो तो कौन सोचता है कि कल क्या होगा। पर अब तक रशिया ने अपना जाल बिछा दिया, यूरोप उनके ऊपर डिपेंड हो चुका था। अब बारी थी इस जाल को वेपन की तरह यूज करने की, और रशिया ने ये पहली बार 2006 में किया। यूक्रेन में 2004 और 2005 में ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुई थी, मतलब वहाँ प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट आई थी जो रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो रशिया ने 1 जनवरी 2006 को यूक्रेन की गैस सप्लाई काट दी। अब प्रॉब्लम ये थी कि रशिया की गैस यूरोप को यूक्रेन से होकर जाती थी, तो जब यूक्रेन की सप्लाई कटी तो ऑटोमेटिकली यूरोप की भी कट गई। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली सबको झटका लगा। रशिया का बहाना था कि यूक्रेन ने पैसे नहीं दिए, लेकिन असली वजह पॉलिटिकल प्रेशर थी। कुछ दिनों में डील हो गई और गैस फिर से फ्लो होने लगी। बट मैसेज की ये था, रशिया किसी की भी गैस बंद कर सकता है। लेकिन क्या यूरोप ने इससे कुछ सीखा? देखते हैं। जनवरी 2009 टेम्परेचर -20 डिग्री और रशिया ने फिर गैस बंद कर दी, लेकिन इस बार 2-3 दिन के लिए नहीं, पूरे 13 दिन के लिए। बल्गेरिया में 100% बंद, स्लोवेकिया, रोमानिया, ग्रीस सब इम्पैक्ट हुए। हॉस्पिटल्स में हीटिंग चल नहीं रही थी, स्कूल्स बंद, फैक्ट्रीज बंद। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि जनवरी की कड़कड़ाती ठंड और आपके घर में हीटर बंद है और आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी गैस किसी और देश के हाथ में है। ये तो बहुत डरावना है, राइट?
क्राइसिस तब खत्म हुई जब पुतिन और यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर यूलिया तिमोशेंको ने मिलकर एक डील साइन की। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। बट फन फैक्ट, तिमोशेंको को इसी डील के लिए बाद में 7 साल की जेल हुई। ये एक पॉलिटिकल रिवेंज का क्लासिक एग्जाम्पल है। इस पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पर सवाल ये है कि 2006 और 2009 में 2 बार वार्निंग मिल गई, पर इस पर यूरोप ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टा हुआ। जर्मनी को सस्ते गैस की इतनी लत लग गई थी कि 2015 में जर्मनी और रशिया ने अनाउंस किया एक और पाइपलाइन, नॉर्ड स्ट्रीम 2, डायरेक्टली रशिया से जर्मनी। अमेरिका ने वॉर्न किया, यूक्रेन ने प्रोटेस्ट किया, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स सब ने इस डील को अपोज किया। पर इस पर चांसलर एंजेला मर्केल का रिस्पॉन्स था, ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, पॉलिटिकल नहीं। रियली मतलब जो देश ऑलरेडी 55% गैस रशिया से ले रहा है, उसको एक और पाइपलाइन की क्या ज़रूरत थी? सिंपली जर्मनी को सस्ते गैस की लत लग गई थी और रशिया को बस यही चाहिए था। रशिया ने इसका पूरा फायदा उठाया। गाज़प्रोम ने सबसे बड़ी अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी रेदेन का 25% हिस्सा खरीद लिया। मतलब रशिया न सिर्फ गैस सप्लाई कर रहा था, बल्कि उसका स्टोरेज पर भी कंट्रोल था। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। 24 फरवरी 2022 रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर दिया। उसके बाद यूरोप ने सैंक्शंस लगाए और रशिया ने गैस का वॉल घुमाना शुरू कर दिया। पहले पोलैंड और फिर बल्गेरिया का वॉल बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने रूबल्स में पेमेंट करने से मना कर दिया था। फिर फिनलैंड, फिर लातविया। जून 2022 में जर्मनी के इकोनॉमी मिनिस्टर रॉबर्ट हाबिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जर्मनी ऑफिशियली गैस शॉर्टेज में है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 की सप्लाई 100% से 40% हुई, फिर 20% और सितंबर 2022 में 0। रशिया का एक्सक्यूज था कि टरबाइन में टेक्निकल प्रॉब्लम है, पर क्या ये रीजन कोई बिलीव करता था? ऑब्वियसली नहीं। फिर 26 सितंबर 2022 बाल्टिक सी के नीचे 4 पावरफुल एक्सप्लोजन्स, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 दोनों की 3 पाइपलाइंस डैमेज। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ सेकंड में डिस्ट्रॉय हो गया। पर सवाल ये है कि ये किसने किया? रशिया ने अमेरिका को ब्लेम किया और अमेरिका ने इसको डिनाई कर दिया। बाद में रिपोर्ट्स आई कि यूक्रेनियन डाइवर्स ने काम किया है। जर्मनी ने एक यूक्रेनियन के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू किया, पर ऑफिशियली आज तक ये कोई नहीं जानता कि ये एग्जैक्टली किसने किया। पर एक बात क्लियर है, वो पाइपलाइन जो रशिया को यूरोप पर लेवरेज देती थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई है। पर सवाल ये है कि जर्मनी अब कैसे सर्वाइव करे। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। बीएसएफ के सीईओ ने कहा था कि गैस एम्बार्गो से जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में चला जाए। पर एक्चुअल में जर्मन इंडस्ट्री ने गैस कंजप्शन को 26% कम किया, आम लोगों ने उसको 17% कम किया। गवर्नमेंट ने यूनिपर को 15 बिलियन यूरो का बेल आउट दिया। न्यूक्लियर प्लांट्स जो बंद होने वाले थे, उनकी लाइफ एक्सटेंड हुई। कोल प्लांट्स रिस्टार्ट हुए और सबसे इंप्रेसिव, जर्मनी ने 9 महीने में फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल्स बना दिए, जो नॉर्मली बनने में सालों लगते हैं। इस क्राइसिस ने वो करवा दिया जो ईयर्स की प्लानिंग नहीं करो। पर अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, वो गैस जो यूरोप ने रशिया से लेना बंद किया, वो आखिरकार गई कहाँ? और यहाँ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है दोस्तों। 2021 में इंडिया रशिया से सिर्फ 2% ऑयल इंपोर्ट करता था। 2024 और 2025 में वो बढ़कर 37% से ज़्यादा हो गए हैं। अगर हम वैल्यू में बात करें तो 1.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर 50 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो गए। रशिया अब इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सिंपल है। रशिया को नए बायर्स चाहिए थे क्योंकि यूरोप ने मुंह फेर लिया था, तो उसने कम प्राइसेस ऑफर किए, इंटरनेशनल प्राइस से 15 से 20 डॉलर पर बैरल कम। और इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें अपने सिटीजन्स का ख्याल रखना है, सस्ता ऑयल मिल रहा है तो हम क्यों ना ले। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिनके पास जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है, उन्होंने रशियन ऑयल का सबसे बड़ा हिस्सा खरीद लिया। दिसंबर 2024 में रोजनबेक के साथ 10 साल का डील साइन हुआ, 5 लाख बैरल्स पर डे, सबसे बड़ा डील। पर ऑब्वियसली यूएसए को ये पसंद नहीं आया। अगस्त 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया, 25% नॉर्मल ट्रेड के लिए और 25% स्पेसिफिकली रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के लिए। अमेरिका का आर्गुमेंट ये है कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद कर पुतिन की वॉर मशीन को फंड कर रहा है। बट वेट, जब अमेरिका ये कह रहा है, उसी टाइम यूरोपियन यूनियन ने 2025 की पहली छमाही में $4.5 बिलियन का रशियन एलएनजी इंपोर्ट किया, 2024 के सेम पीरियड से 22% ज़्यादा। तो ये हिपोक्रेसी किसकी है? दिसंबर 2024 में पुतिन इंडिया आए, मोदी से मिले और उन्होंने कहा रशिया रेडी है इंडिया को अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई करने के लिए। इंडिया रशिया ट्रेड $10 बिलियन से बढ़कर अब $69 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया है।
और अब लास्ट पार्ट एनालिसिस। पहला पॉइंट, रशिया ने एनर्जी को वेपन बनाना 2022 में नहीं शुरू किया, ये तो डिकेड से चल रहा है। दूसरा पॉइंट, यूरोप ने जो सबक सीखा वो ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू नेशनल सिक्योरिटी। दिसंबर 2025 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने वोट किया 2027 तक रशियन गैस इंपोर्ट्स बैन होंगी। तीसरा पॉइंट, गाज़प्रोम के लिए डिजास्टर है। 2024 में उनका एक्सपोर्ट 174 बिलियन क्यूबिक मीटर से गिरकर सिर्फ 48 बिलियन क्यूबिक मीटर है। क्या 2 डिकेड्स में पहली बार ये कंपनी लॉस में गई। अब इंडिया का सवाल, कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया की सिचुएशन यूरोप से डिफरेंट है और टेक्निकली ये सही भी है। इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, वो शिप से आता है, पाइपलाइन से नहीं। तो रशिया कल कोई वॉल घुमाकर हमारा सप्लाई बंद नहीं कर सकता। प्लस इंडिया के पास ऑप्शंस है, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, अमेरिका। लेकिन एक बात सोचो दोस्तों, जब 40% ऑयल एक देश से आता हो तो क्या होगा अगर वो देश कल कहे रूबल्स में पेमेंट करो? क्या होगा अगर अमेरिका ने इंडियन रिफाइनरीज पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दिए? दोस्तों, चीप एनर्जी टेम्पटिंग होती है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि जो देश एनर्जी डिपेंडेंसी पर ज़्यादा रिलाई करते हैं वो इवेंचुअली वल्नरेबल बनते हैं। इंडिया के लिए ये क्वेश्चन है कि क्या हम रशियन ऑयल लेते हुए इनफ डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं और क्या हम रिन्यूएबल एनर्जी पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, इंडिया को रशिया से ऑयल लेना कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो। बाय।